नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने तरीके बताए गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल 5 तरीके बताए गए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इन पांचों से अलग कोई भी अगर कोई होगा तो। और उसमें जो पांचवा तरीका मैंने डिस्कस किया था वो था प्रिजम्पशन, उपधारणा। तो उसके मैंने 3 क्लासिफिकेशन किए थे। मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा एंड कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत। इन तीनों को आज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन इन तीनों की क्या होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं और ये स्टोरी में तीनों की तीनों प्रिजम्पशंस, तीनों टाइप की प्रिजम्पशंस, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, तीनों को समझने का मौका आपको मिलेगा। और देखिए दोस्तों, मैं कोशिश ये करता हूं कि स्टोरी इसलिए बनाता हूं आप लोगों के लिए कि स्टोरीज याद रह जाती हैं और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी याद रह जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो। कभी कभी स्टोरी शुरू में होती है, कभी स्टोरी बाद में होती है, डिपेंडिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द वीडियो। तो आज की वीडियो का करेक्टर है रोहन। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी जॉब कनाडा में करता है। दोस्तों, पीछे से बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक की आवाज हो सकता है आप लोगों को आ रही हो, तो प्रोग्राम चल रहा है कोई बराबर में। मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर सका हूं आवाज को। हो सकता है छोटी मोटी आ रही होगी, उम्मीद तो यह है कि नहीं आनी चाहिए। तो वो रोहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में अपनी जॉब करता है और अच्छी खासी जॉब है उसकी, अच्छी खासी सैलरी उसको मिलती है। अब जब शादी का टाइम उसका आया तो वो इंडिया वापस आता है। इंडिया में एक नेहा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। ये दोनों बड़े अच्छे से रहे, अपना घूमने फिरने भी गए। रोहन के पिताजी माताजी भी ठीक से उसको प्यार दे रहे थे। अब इसके बाद रोहन कहता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा कनाडा जॉब के लिए। और अभी नेहा को उसने बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट का इंतजाम नहीं हो सका है, वीजा का इंतजाम नहीं हो सका है, तो अभी आपको यहीं इंडिया में रहना पड़ेगा। और वो रोहन दिल्ली का रहने वाला था, तो अब नेहा को उसने अपने मैट्रिमोनियल होम दिल्ली में छोड़ दिया और खुद जॉब करने के लिए वापस कनाडा चला गया। उसके कनाडा जाते ही अब रोहन के पिताजी और माताजी ने इस लेडी को हरास करना शुरू कर दिया। हरास इस बात पर किया कि देखिए, हमारा लड़का कनाडा में सेटल है, इतनी अच्छी खासी उसकी जॉब है, अच्छा पैकेज है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया दहेज में? कुछ भी नहीं दिया। एक मर्सिडीज कार भी नहीं दे सके, गोल्ड भी नहीं दिया। तो उसको इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया और बल्कि ये भी कहने लगे कि अपने पिताजी को फोन करो कि वो एक कार देंगे, गोल्ड भी देंगे दहेज। एक दो बार लड़की ने फोन कर दिया, लेकिन लड़की वालों के पास इतने पैसे नहीं थे, वो इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अब लड़की ने फोन करना बंद कर दिया अपने पिताजी को। बट इन लॉज की तरफ से ये प्रेशर, ये टॉर्चर कंटिन्यू चलता रहा। अब लड़की जब फोन नहीं करती थी अपने पेरेंट्स को, तो उसको रूम में बंद कर देते थे, खाना नहीं देते थे, पिटाई लगाते थे। इस तरीके की क्रूएल्टी, इस तरीके का हरासमेंट अब बढ़ गया था। अब इसी बात को ये नेहा फोन करके अपने हस्बैंड रोहन को कनाडा में बताती थी और कहती थी, तुम्हारे माँ बाप देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। हमने तो जितना बन सकता था शादी में, हमारे पिताजी ने उतना पैसा दिया, उतना सब कुछ किया था। तो रोहन भी ये कहता था कि हाँ, कह तो ठीक ही रहे हैं वो, उन्होंने गलत क्या कह रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, तुम्हारे पिताजी ने दिया ही क्या है। और अब तुम एडजस्ट करो उनके साथ, जैसे तुम्हें एडजस्ट करना है तुम एडजस्ट करो। तो कुल मिलाकर रोहन ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसको और हरास किया। उस पर रोहन ने भी क्रुएल्टी की, ये कहकर कि भाई हाँ, तुम्हारे पिताजी ने दहेज नहीं दिया था, प्रॉपर दहेज नहीं दिया था। अब ये क्रुएल्टी बढ़ती चली गई। लेकिन यहां पर एक मोड़ आता है
कि रोहन को दिल्ली से कनाडा गए हुए 10 महीने हो, और इस 10 महीने के बाद अब नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दे दिया। अब इस बात पर परेशानियां और बढ़ गई घर में, क्योंकि जन्म रोहन के जाने के 10 महीने के बाद हुआ है। तो अब जो इस नेहा के इन-लॉज हैं, सास ससुर हैं, उन्होंने क्रुएल्टी का प्रेशर और बढ़ा दिया, और दहेज के लिए भी बढ़ा दिया और इस बच्चे के लिए भी बढ़ा दिया। अब 2 महीने तक जैसे तैसे नेहा ने अपने आप को कंट्रोल किया, इस प्रेशर को झेलती रही, लेकिन फाइनली उसके सब्र का बांध टूट गया और एक दिन रात में उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। बट वो जो 2, ढाई, 3 महीने का बच्चा था, उसे जिंदा छोड़ दिया। अब यहां पे शुरू होती है पुलिस की एंट्री। जब इस नेहा के पेरेंट्स आते हैं, इसके घर वाले आते हैं, तो पुलिस को कंप्लेंट्स करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने टॉर्चर किया है, उसका क्रुएल्टी करी है, जिस क्रुएल्टी के कारण नेहा ने सुसाइड किया है। तो यहां पर अब केस कौन कौन से दर्ज होने चाहिए, कौन कौन सी धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होगा, पहले मैं वो बात बता देता हूं और फिर इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा कि प्रिजम्पशंस क्या कहती हैं, उपधारणा क्या कहती है, और इस स्टोरी में ये तीनों उपधारणाएं किस तरीके से शामिल हो जाती। सबसे पहले क्रुएल्टी, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, जो आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 498 कैपिटल ए में पनिशेबल हुआ करता था, और आज की डेट में ये 85 भारतीय न्याय संहिता हो गया है। क्रुएल्टी हस्बैंड ने भी की, हस्बैंड के रिलेटिव्स मदर एंड फादर ने भी की, इसलिए यहां पर एक ऑफेंस क्रुएल्टी का भी बनता है। 85 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 498 कैपिटल ए आईपीसी। दूसरा, इसी क्रुएल्टी के कारण इस नेहा ने सुसाइड कमिट किया है, तो यहां पर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड वाला, आत्महत्या करने के लिए उकसाना, दुष्प्रेरण आत्महत्या के लिए, जो धारा 306 आईपीसी में हुआ करता था, आज की डेट में 108 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में होता है, ये वाला अपराध भी बनता है। और क्योंकि क्रुएल्टी का जो बेस था, क्रुएल्टी के पीछे का कारण था, वो था डिमांड ऑफ डोरी, दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा था, देन अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में ये डेथ हुई, ये नेचुरल नहीं है डेथ। देन 304 कैपिटल बी आईपीसी, डोरी डेथ, दहेज हत्या, जो आज की डेट में सेक्शन 80 हो गई है बीएनएस में, इस धारा का भी अपराध बनता है। इन सारे अपराधों में एफआईआर दर्ज हो जाती है रोहन के अगेंस्ट, रोहन के माता पिता के अगेंस्ट, और पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देती है। ये कुछ दिन के बाद ये तीनों लोग जमानत पर भी आ जाते हैं। अब इन तीनों लोगों ने ये क्वेश्चन एक और उठाया साथ में कि ये जो बच्चा है नेहा ने जन्म दिया है, ये बच्चा रोहन का बच्चा नहीं। रोहन का बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे का जन्म अधिक से अधिक 9 महीने के अंदर हो जाता है, लेकिन रोहन को तो इंडिया छोड़े हुए 10 साल हो गए थे, ऐसा रोहन का कहना। इसलिए ये बच्चा रोहन का नहीं है, लेजिटिमेट बच्चा नहीं है। ये क्वेश्चन भी यहां पर उठाया जाता है। तो अब इस स्टोरी में उपधारणाएं कोर्ट कैसे कैसे कर सकता है, कौन कौन सी उपधारणा कब कब करेगा, आज मैं इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो अच्छी होगी दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब जब प्रिजम्पशन की बात आएगी तब तब
बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार चेंज हो जाएगा। जनरली सबूत का भार क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन पर होता है और सिविल मामलों में उस पार्टी पर होता है जो पार्टी उस फैक्ट को असर्ट कर रही होती है। यहां क्रिमिनल मामला है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर हर तथ्य को प्रूव करने की ड्यूटी पुलिस की है, प्रोसिक्यूशन की है। लेकिन जब जब कानून में यह कह दिया जाता है कि कोर्ट इस फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ इसकी एग्जिस्टेंस है, मतलब ये प्रूव हो गया है, देन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है एक्यूज के ऊपर। अब वो प्रूव करे कि नहीं, ऐसे तथ्य की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां उपधारणा करने से, चाहे वो मे प्रिज्यूम है, चाहे सेल प्रिज्यूम है, चाहे कंक्लूसिव प्रूफ है, उनके कारण जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का भार, वो एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। पुलिस को या प्रोसिक्यूशन को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि कुछ फैक्ट उसको प्रूव नहीं करने होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। देखिए, जब से ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना, नया कानून आया है, तब जितनी भी डेफिनेशंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में दी गई थी, वो सारी की सारी सेक्शंस, वो सारी की सारी डेफिनेशंस अब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 1 में रख दी गई हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो इन तीनों में से तो सबसे पहले कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन आएगी, फिर मे प्रूफ की आएगी और फिर सेल प्रूफ की आएगी। तो इनको क्लॉज कैसे याद रखें आप? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, उसकी क्लॉज बी, एच और एल। मैं इनको कैपिटल बी, एच, एल, भारतीय हैवी लिमिटेड कंपनी है सपोज, इस तरीके से, जो मर्जी आप जिस तरीके से याद रखो, बट बी, एच, एल आपको याद रखना है। तो सब सेक्शन, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, उसकी क्लॉज बी, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, क्लॉज एच में मे प्रिज्यूम एंड एल में सेल प्रिज्यूम। तो इनकी डेफिनेशंस क्या कहती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, देखिए ये मैंने पीडीएफ खोली है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, बीएससी, और उसकी सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1, और उसके अंदर ये क्लॉज देखिए एच, बीएचएल में आप लगा लीजिए एच फॉर होटल, जिसमें डेफिनेशन दी गई है मे प्रिज्यूम। किसको कहेंगे? उपधारणा कर सकेगा। तो एक एक वर्ड यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नोटबुक आप साथ रखेंगे, नोट भी करते रहिएगा। कुछ बातों को आप बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, शुरुआत होती है व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड। आप थोड़ा कंसंट्रेट करना, वर्ड क्या यूज हुआ? व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम। इस अधिनियम ने जब जब ऐसा दिया है, ऐसा प्रोवाइड किया है, कैसा? जब जब इस अधिनियम ने ऐसा प्रोवाइड किया है, दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। कहां? जब जब इस अधिनियम ने बताया कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है। अगेन मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछली वीडियो में, 2 वीडियो में बता चुका हूं कि प्रिजम्पशन किस बात की? प्रिजम्पशन किसी फैक्ट के सच होने की नहीं, किसी तथ्य के एग्जिस्टेंस की, कि वो तथ्य अस्तित्व में है, ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है कोर्ट। और मे वर्ड है मे, इट मींस कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वहां उसकी अपनी मर्जी चलेगी। लेकिन मर्जी ऐसे ही नहीं है कि मैंने मर्जी आया मान लिया, मर्जी आया नहीं प्रिज्यूम किया। नो, उसको कुछ इंक्वायरीज करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। देन कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। एक तथ्य को, एक तथ्य की उपधारणा कोर्ट कर सकती है। क्या? इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। कि जो एक फैक्ट है उसकी उपधारणा तो कर सकती है, कि क्या उपधारणा? क्या उपधारणा कर सकती है कोर्ट? कि
it may either regard such fact as proved, कि ऐसा तथ्य साबित हो चुका है, ऐसी उपधारणा कर सकती है। लेकिन कब कब? ध्यान देना, जब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिस जिस सेक्शन में लिखा होगा कि कोर्ट में प्रिज्यूम दिस एंड दिस, इस स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, कब कहा है कि मे प्रिज्यूम दिस एंड दिस। बट प्रिजम्पशन तभी करेगी कोर्ट, यहां से सिंपल इतनी बात निकल कर आती है, यहां से दो बात समझ में आती है कि एक तो प्रिजम्पशन करेगी कब, प्रिज्यूम करेगी कब, उपधारणा तब करेगी जब इस अधिनियम ने प्रिज्यूम करने के लिए कहा होगा। अगर इस अधिनियम में प्रिज्यूम करने के लिए नहीं कहा गया है तो कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस फैक्ट को प्रूव्ड मान ले। फिर तो कोर्ट को कहना पड़ेगा कि आप इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, इस तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य लेकर आइए। ये डिपेंड करेगा कि किस पार्टी के ऊपर सबूत का भार है, किस पार्टी के ऊपर उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन है, उस पार्टी को कोर्ट कहेगी कि आप साक्ष्य लेकर आइए, एविडेंस लेकर आइए। लेकिन हां, जब जब कोर्ट ने, जब जब इस अधिनियम ने कह दिया कि कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट इज प्रूव्ड, देन कोर्ट ऐसे फैक्ट को, उसी फैक्ट को, जिस फैक्ट के लिए बोला गया है, उसी फैक्ट को प्रिज्यूम मान सकती है। मे वर्ड यूज हुआ, तो इसी वजह से मे के कारण कब तक मान सकती है? अनलेस अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। देखिए, एक पार्टी की तरफ से कोर्ट ने मान लिया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से मान लिया कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है, तो अब जब तक एक्यूज इसको डिस्प्रूव नहीं कर देता है, और कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर लिया था कि यस मैं तो इसको प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ये प्रूव है, तो अब जब तक एक्यूज इसको डिस्प्रूव नहीं कर देता, ना साबित नहीं कर देता है, तब तक के लिए कोर्ट प्रिज्यूम करता रहेगा। या फिर कोर्ट की मर्जी है कि अगर वो प्रिज्यूम नहीं करना चाहता, क्योंकि मे लिखा है तो इसमें मे भी है और मे नॉट भी है, तो कोर्ट अगर प्रिज्यूम नहीं करना चाहता है तो वो कह सकता है मे कॉल फॉर प्रूफ इट। वो कह सकता है कि भैया अब इसके लिए प्रूफ लेकर आइए, और प्रूफ क्या होता है, और इसके लिए एविडेंस लेकर आइए। आप ओरल एविडेंस लाइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइए, या फिर आप मटेरियल एविडेंस लाइए, कुछ ना कुछ एविडेंस लेकर आइए और आप इसको प्रूफ करिए। प्रूफ का मतलब होता है एविडेंस, साक्ष्य, चाहे वो मौखिक साक्ष्य, चाहे वो दस्तावेजी साक्ष्य, चाहे वो मटेरियल साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, या परिस्थिति साक्ष्य, कोई सा भी साक्ष्य लाइए, बट प्रूव करिए। ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, बिकॉज मे वर्ड यूज हुआ है, यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट बाउंड नहीं है कि इस फैक्ट को, जहां जिस सेक्शन में लिखा गया कि उस फैक्ट को आपने प्रूव मान सकते हैं, तो ऐसा नहीं, मानना ही मानना है। कोर्ट अपनी जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे और फैक्ट्स देखेंगे, अपनी इंक्वायरी करेंगे कि क्या इस फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया जाए मे प्रिज्यूम लिखा होने के कारण, या ना माना जाए। मान लिया तो ठीक है, बर्डन शिफ्ट हो गया एक्यूज पर कि अब आप डिस्प्रूव करो, और नहीं माना तो बर्डन अभी भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। उनको कहा कि लाइए आप प्रूफ लाइए इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, मैं इसको प्रूव नहीं मानता। तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल आपको देखना है कि कब कब इस अधिनियम ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको वो सारी सेक्शंस बताऊंगा जहां जहां पर इस अधिनियम ने कहा कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम दिस फैक्ट एंड दिस फैक्ट, बट उतना ही फैक्ट प्रिज्यूम करेगी कोर्ट। और ये बात मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों कि यहां पे नहीं लिखा गया कि कोई एक फैक्ट को अगर प्रिज्यूम करना चाहती है कोर्ट कि वो प्रूव्ड है, तो उससे पहले कुछ कनेक्टेड फैक्ट प्रूव करने पड़ेंगे प्रूफ से, प्रिजम्पशन से नहीं, प्रूफ से। जो प्रूव्ड की डेफिनेशन में मैंने तरीके बताए थे, उनके आधार पर कुछ फैक्ट पहले प्रूव किए जाएंगे, देन कोई एक फैक्ट जिसके लिए यहां अलाउ कर दिया गया वो प्रूव्ड मान लिया जाएगा। ये हुई मे प्रिज्यूम। इसके लिए मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही। तो देखिए, ध्यान रखना आप
कि इस अधिनियम में लिखा गया होगा किसी सेक्शन में कि कोर्ट में प्रिज्यूम, तभी में प्रिज्यूम वाली डेफिनेशन पढ़ी जाएगी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज एच, अदरवाइज नहीं पढ़ी। तो देखिए मैं एक सेक्शन दिखाना चाहता हूं आपको, सेक्शन नंबर 117, और यही सेक्शन पहले 113 कैपिटल ए हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और इस सेक्शन का हेडिंग है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। एक विवाहित स्त्री ने सुसाइड अगर कर लिया है तो ऐसा सुसाइड करने के लिए उसको उकसाया गया था, दुष्प्रेरित किया गया था, ऐसी प्रिजम्पशन, ऐसी उपधारणा कोर्ट कर सकता है सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 113 कैपिटल ए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इसमें आप चेक करिए कि क्या लिखा है कहीं कोर्ट में प्रिज्यूम, और अगर लिखा है तो कौन से फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए लिखा है। और ध्यान रखना कि उस फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए कौन कौन से फैक्ट का प्रूफ पहले देना पड़ेगा, किस किस तथ्य के लिए पहले साक्ष्य देना पड़ेगा, तब जाकर वो फैक्ट जिसको प्रिज्यूम करने के लिए कहा गया यहां पर, वो फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। तो सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में जितनी भी सेक्शंस हैं, आप उनको पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन रखिए अपने सामने कि आपके सामने क्वेश्चन क्या है। वो इस स्टोरी में अगर आपको लेके चलूं इस स्टोरी में, तो वहां पर क्वेश्चन है कि ये हस्बैंड के माता पिता, क्या इन लोगों ने इस नेहा को अबेट किया था, दुष्प्रेरित किया था, उकसाया था सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। अगर ऐसा क्वेश्चन कोर्ट के सामने हो तो देखिए, when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband। क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने कि भैया ये जो मैरिड वुमेन है, शादीशुदा लड़की, पहली बात ध्यान रखना इसमें शादीशुदा लड़की है, मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया। तो क्वेश्चन ये है क्या उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स, नॉट ओनली उसके माता पिताजी, कोई और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, वर्ड यूज हुआ है यहां पर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, क्या उन्होंने इसको उकसाया था क्या, क्वेश्चन ये है, अबेट किया था क्या, दुष्प्रेरित किया था क्या। तो आगे के वर्ड्स देखिए, एंड, ये क्वेश्चन होने के साथ साथ क्या और करना होगा, it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage। क्या है, it is shown, यहां लिखा है it is shown, ये दिखाया जाता है, ये दर्शाया जाता है। कौन दर्शाएगा, प्रोसिक्यूशन दर्शाएगा, पुलिस दर्शाएगी, क्या दर्शाएगी, क्या दिखाएगी। ध्यान देना, अंडरलाइन करना वर्ड shown, ये प्रूव्ड नहीं है, ये प्रूव्ड नहीं लिखा है यहां पर, शोन में और प्रूव्ड में डिफरेंस है। लिखा है उन्होंने इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, शादी के डेट से लेकर 7 साल अभी तक हुए नहीं थे, विद इन 7 years ऐसी सुसाइड की है। तो हमारी स्टोरी में आप ध्यान दीजिए कि विद इन 7 years ही नेहा ने सुसाइड कमिट किया है। तो यहां पर शो करने के लिए कोर्ट को कि शादी को अभी तक 7 साल नहीं हुए हैं, तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना पड़ेगा, उनके स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, शादी का कार्ड होगा, वो कार्ड रिकॉर्ड पर लगाया जा सकता है, शादी की कोई वीडियो होगी, उसकी प्रॉपर्टीज से पता चल सकता है। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा, ये दर्शाना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि शादी को अभी तक 7 साल नहीं हुए हैं। सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि मान लिया कि हाँ हस्बैंड ने, हस्बैंड के पिताजी ने, हस्बैंड की माताजी ने सुसाइड करने के लिए अबेट कर ही दिया था। तो पहला शादी 7 साल के, अभी तक शादी को 7 साल नहीं हुए थे तभी सुसाइड कर लिया, नंबर 1 बात। एंड इट मींस ये तो एक फैक्ट है, अभी दूसरा भी प्रूव करना है, दैट
her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty. दूसरा पार्ट प्रूव करना होगा, शो करना होगा कि हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ऐसी लेडी को क्रुएल्टी का, क्रूरता का एक सब्जेक्ट बना दिया था। इट मीन्स इस लेडी पर क्रूरता की जा रही थी, चाहे वो मेंटल क्रूरता थी, मानसिक थी, चाहे वो शारीरिक थी, प्रताड़नाएं दी जा रही थी। तो हमारी स्टोरी में इस लेडी को प्रताड़नाएं दी गई थी, हस्बैंड ने भी दी थी, मेंटल क्रूएल्टी हस्बैंड ने भी की थी, और उसके पेरेंट्स ने भी मेंटल फिजिकल दोनों टाइप की क्रूएल्टी की थी। तो फिर क्या लिखा है, जब ये दो बातें शो कर दी जाएंगी, देन लिखा है द कोर्ट में प्रिज्यूम। इट मींस डेफिनेशन ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में कहा था कि जहां जहां इस अधिनियम में प्रोवाइड किया जाएगा कि कोर्ट में प्रिज्यूम, तो यहां पर सेक्शन 117 में लिखा गया है द कोर्ट में प्रिज्यूम। क्या क्या प्रिज्यूम कर सकती है कोर्ट? हैविंग रिगार्ड टू ऑल अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इट मींस इन दोनों फैक्ट के साथ साथ इस केस के दूसरे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट सच सुसाइड had been abetted by her husband or by such relative of her husband. अब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने, संबंधियों ने सुसाइड के लिए इस लेडी को अबेट किया था। और सुसाइड करने के लिए अबेट करना एक अपराध है, और वो अपराध है सेक्शन 306 आईपीसी and corresponding to 108 BNS। तो जैसे ही कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि अबेटमेंट किया है, तो अब ऑफेंस बन जाएगा हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड के पेरेंट्स के अगेंस्ट। बट सीधे सीधे केवल 7 साल के अंदर अंदर कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो केवल इतने मात्र से प्रिज्यूम नहीं कर सकती कोर्ट। कोर्ट को भी प्रिज्यूम करने के लिए दो फैक्ट तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर एविडेंस के साथ चाहिए। एक फैक्ट ये कि अभी शादी को 7 साल ही हुए थे, 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड किया है। दूसरा ये कि इस लेडी पर क्रूएल्टी की गई थी, क्रूएल्टी का एविडेंस देना पड़ेगा। तो उसके बॉडी देखी जा सकती है, बॉडी में जब पोस्टमार्टम हुआ होगा तो उस बॉडी पर अलग से कहीं मार्क्स होंगे पिटाई के, या इस लड़की ने अपने पिताजी को फोन करके बोला होगा कि मुझे खाना नहीं देते या मुझे रूम में बंद कर देते हैं, मेरी पिटाई लगाते हैं, तो ये भी एक एविडेंस हो जाएगी। तो जब ये बातें शो कर दी जाएंगी रिकॉर्ड पर, देन कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, धारणा कर सकती है कि हाँ, इस लेडी को उकसाया गया था आत्महत्या करने के लिए, जबकि ऐसा उकसाया नहीं है पेरेंट्स ने। वो तो केवल डिमांड की, डोरी की डिमांड कर रहे थे। हो सकता है कि उनकी डिमांड पूरी हो जाती तो वो उसकी पिटाई लगाना, मेंटल टॉर्चर करना बंद भी कर देते। एक्चुअल में अवेट नहीं किया सुसाइड के लिए, लेकिन लॉ ने कहा है कि अब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि अबेटमेंट किया गया था सुसाइड करने के लिए, तभी इस लेडी ने सुसाइड किया है। अब यहां पर मे प्रिज्यूम वाली डेफिनेशन को आपने ध्यान में रखना है। पहला पार्ट मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन का कंप्लीट हो गया कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट ने मान लिया, बाउंड तो नहीं है, कोर्ट बाउंड नहीं है यहां पर, मे प्रिज्यूम है, क्योंकि वो कह सकती है नहीं, आप इस बात का सबूत लाओ कि इसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया, ये भी कह सकती है कोर्ट, सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। और ये भी कह सकती है कि जी मैंने तो मान लिया कि इसको उकसाया गया था, देन अब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर, कि वो प्रूव करें कि हमने इसको सुसाइड के लिए नहीं उकसाया। अब ड्यूटी उनकी बन जाती है, अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड वाले पोर्शन से, जो डेफिनेशन में ये वर्ड यूज हुए। या फिर कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ना करे
कि इसका अबेटमेंट किया गया है? वो कहे नहीं, एविडेंस लाइए, प्रूव करिए कि सीधे सीधे इसको अबेट किया गया था। और अबेटमेंट 3 तरीके से होता है, या तो इंस्टिगेट किया गया, उकसाया गया उसको, या फिर इसको एड किया गया, या फिर किसी के साथ इसके साथ कॉन्स्पिरेसी में एंटर करके इसको सुसाइड के लिए अबेट कर दिया गया। तो अबेटमेंट 3 तरीके से होता है। अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं किया तो अब प्रोसिक्यूशन को इन 3 तरीके में से कोई एविडेंस लानी पड़ेगी कि इंस्टिगेट कहां किया कि तू मर जा, तू मर क्यों नहीं जाती है, या एड करना कि जब वो सुसाइड करने चले कह ले मैं तो मरने जा रही हूं, तो कहे ठीक है ले ये रस्सा ले और ये स्टूल ले, तू मर जा। इस तरीके से ये प्रूव करना पड़ेगा अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं किया तो ये था मे प्रिज्यूम। तो हमारे वाली इस स्टोरी में ये मे प्रिज्यूम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसको 7 साल अभी शादी के लिए हुए नहीं थे, टॉर्चर उसके ऊपर हुआ था, मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके का हुआ था। तो यहां पर कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, तो हस्बैंड के पेरेंट्स दोनों के ऊपर सेक्शन 108 बीएनएसएस का चार्ज लगा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे शेल प्रिज्यूम की तरफ। तो आप ध्यान रखिए बीएसए की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एल, शेल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा कोर्ट कब? whenever it is directed by this अधिनियम। अब आप मे प्रिज्यूम में लिखे हुए वर्ड्स को यहां से कंपेयर करना है। एक तरफ आप मे प्रिज्यूम खोलो, एक तरफ आप शेल प्रिज्यूम खोलो, एक एक वर्ड को आप कंपेयर करो, डिफरेंस क्या आया। तो आप पाएंगे कि यहां पर मे प्रिज्यूम में लिखा गया था प्रोवाइडेड, whenever it is provided by this अधिनियम, बट यहां शेल प्रिज्यूम में लिखा गया whenever it is directed by this अधिनियम। अंतर आया है प्रोवाइडेड का एंड डायरेक्टेड का। यहां से आप शब्दों से समझ रहे होंगे कि देखिए डायरेक्शन में फोर्स होता है, डायरेक्शन में फोर्स होता है कि डायरेक्शन तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो डेफिनेशन से भी लगता है कि शेल प्रिज्यूम, इस शेल को रेफर करने के लिए इन्होंने यहां वर्ड डायरेक्टेड लिख दिया है कि जब जब इस अधिनियम ने डायरेक्शन दी कोर्ट को दैट द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, जब जब कोर्ट को डायरेक्शन दी कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। अब उस फैक्ट को कोर्ट प्रूव्ड मानेगी ही मानेगी जिसके लिए इस अधिनियम ने कहा कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम। जैसे लिखा था कोर्ट शेल, जैसे लिखा था कोर्ट मे प्रिज्यूम द सुसाइड वाज अबेटेड। अब यहां पर जब जब लिखा जाएगा द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, तो वहां पर फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होगी, उसको मानना ही पड़ेगा कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है। उसके लिए कोर्ट सबूत नहीं मांगेगी। जो मे प्रिज्यूम में लास्ट का पोर्शन लिखा था कि मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, वो यहां पर नहीं लिखा मिलेगा आपको, बट अभी भी लिखा है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। कब तक उसको प्रूव्ड मानती रहेगी बिना एविडेंस के? जब तक दूसरी पार्टी, एक्यूज पार्टी, उसको डिस्प्रूव नहीं कर देती है। जैसा कोर्ट ने, जिस फैक्ट को कोर्ट ने प्रूव्ड मान लिया, अब जब तक ये कोर्ट प्रूव मानती रहेगी इसको, जब तक एक्यूज इसके लिए साक्ष्य लाकर, एविडेंस लाकर इसको डिस्प्रूव नहीं कर देता है। तो यहां पर कितना डिफरेंस आया? एक तो यहां पर डायरेक्टेड वर्ड कर दिया प्रोवाइडेड की जगह पे, और जो इसके आगे वर्ड्स लिखे थे मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, वो हटा दिए, प्रूफ नहीं मांगेगी कोर्ट। अब बाउंड है कि उसको जहां जहां शेल प्रूफ, शेल प्रिज्यूम वर्ड लिखा है उसको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। यहां पर फोर्स है, यहां अपनी डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता कोर्ट। लेकिन अगेन आपको फिर बात याद रखनी है कि जहां जहां डायरेक्टेड है इस अधिनियम में, ढूंढो कहां कहां लिखा है कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट शेल प्रिज्यूम। वहां वहां पर भी कुछ फैक्ट तो साक्ष्य से प्रूव करने ही पड़ेंगे। देन वो प्रूव जिसके लिए लॉ कहता है कि अब इस प्रूफ को, अब इस फैक्ट को प्रूव मान लिया जाएगा, तभी उस फैक्ट को प्रूव माना जाएगा। हवा में ऐसा नहीं है कि केवल सीधे सीधे कह दिया कि इसको अब प्रूव मान लो, तो आप अकेले ही बिना किसी दूसरे फैक्ट, कनेक्टेड फैक्ट के प्रूव किए किसी सिंगल फैक्ट को प्रूव नहीं माना जा सकता है। तो अब देखना बनता है कि भैया
ये जो डायरेक्शन दी गई है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ऐसा कहां कहां लिखा है इस अधिनियम में? कई जगह लिखा है, बट मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहूंगा जो इस स्टोरी से रिलेटेड है। तो मे प्रिज्यूम के लिए दिखाया था 117 बीएसए, और शैल प्रिज्यूम के लिए देखिए 118 बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका हेडिंग कहता है प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ। वहां कहता था प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, बट यहां हेडिंग है प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ। दहेज हत्या की उपधारणा करनी है कोर्ट को, तो कब कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए सेक्शन 118 क्या कहती है। अगेन क्वेश्चन पहले सामने होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब ये स्टोरी बताई थी तो लास्ट में ये भी बताया था कि दहेज हत्या के लिए क्या होना चाहिए कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल के अंदर अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में लेडी की डेथ हुई हो, और डेथ से जस्ट पहले, सून बिफोर द डेथ, इस लेडी पर क्रुएल्टी की गई थी, डोरी मांगने के लिए क्रुएल्टी की गई थी सून बिफोर द डेथ, तो इन इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखेंगे और ये पूरे हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि डोरी डेथ हो गई है। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस स्टोरी में 498A आईपीसी, जो अब 85 बीएनएसएस हो गया, और 304 कैपिटल बी आईपीसी, जो अब 80 बीएनएस हो गया, और 306 आईपीसी, जो अब 108 बीएनएस हो गया है। इन धाराओं में चार्जशीट हुई है एक्यूज के खिलाफ। तो अब ये केस डोरी डेथ है, 80 बीएनएस का ऑफेंस बनता है, उसके लिए ये प्रिजम्पशन है कि डोरी डेथ की गई है हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा। कब? देखिए द क्वेश्चन ये है कि ये हस्बैंड ने और इसके रिलेटिव्स ने क्या डोरी डेथ की है या नहीं की। व्हेन द क्वेश्चन इज वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड द डोरी डेथ ऑफ अ वुमन अगेन एंड इट इज सोन, अगेन सोन को अंडरलाइन कर लेना, 117 में भी इट इज सोन था, 118 में भी इट इज सोन है, प्रूव नहीं है। सोन का मतलब है दोस्तों, प्रूव्ड का मतलब तो हो गया दोस्तों कि आपको एविडेंस से प्रूव करना है, और सोन का मतलब है कि अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक रीजनेबल तरीके से शो करना है कि हां ऐसा ऐसा हुआ था। तो प्रूव्ड में और सोन में डिफरेंस है। तो आगे लिखा है इट इज सोन दैट सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, इस लेडी की मृत्यु से तुरंत पहले। अब तुरंत पहले का यहां कोई पैमाना नहीं लिखा गया है, तुरंत पहले 1 दिन भी हो सकता है और तुरंत पहले 6 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा केस टू केस, केस की परिस्थितियों के आधार पर कि सून बिफोर द डेथ। लेकिन हां दूसरी साइड अगर यह प्रूव कर दिया गया कि हां क्रुएल्टी हुई थी, हां क्रुएल्टी फॉर द पर्पज ऑफ डोरी हुई थी, बट उसको तो इतना रीजनेबल टाइम निकल चुका है कि उसके बाद तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट गई है कि सब कुछ ठीक हो गया था, तो वो सून बिफोर डेथ नहीं थी। और अगर ये बात प्रूव नहीं हो पाई कि वो जो सून बिफोर डेथ such woman had been subjected by such person to cruelty और harassment, अगर ये बात प्रूव नहीं हो पाई थी कि जिसके ऊपर आरोप है डोरी डेथ का, उस व्यक्ति ने सून बिफोर द डेथ क्रुएल्टी या हरासमेंट नहीं किया था ऐसी वुमेन के ऊपर, तो यहां तक तो 117 में भी लिखी हुई बातें थी, क्रुएल्टी की बात हो रही थी वहां पर। लेकिन यहां से आगे की बातें जो हैं ये 117 से 118 को थोड़ा अलग बनाती है। वहां क्रुएल्टी थी, क्रुएल्टी बहुत बड़ा सर्कल है, क्रुएल्टी किसी भी पर्पज के लिए हो सकती है 117 में, बट 118 में जो क्रुएल्टी थी वो स्पेसिफिक क्रुएल्टी है और एक लिमिटेड पर्पज के लिए क्रुएल्टी की जा रही थी, और वो है क्रुएल्टी और हरासमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डोरी। किस पर्पज के लिए क्रुएल्टी और हरासमेंट किया जा रहा था कि या तो डोरी की डिमांड के लिए किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी,
या दहेज की डिमांड से संबंधित था। दोनों बातें लिखी। देन क्या लिखा है? देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। अब ये बात आ गई, जहां जहां डायरेक्शन दी है, अब शैल प्रिज्यूम की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। जहां जहां डायरेक्शन दी है, तो वो 118 में डायरेक्शन दी है, और भी बहुत सारी सेक्शंस हैं, मैं एग्जांपल के लिए 118 बता रहा हूं। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड डॉरी डेथ। अब अगर ये दो बातें प्रूव कर दी गई, ऊपर वाली दो तीन बातें प्रूव कर दी गई, देन कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि डोरी डेथ प्रूव्ड हो गई है। तो shall presume डोरी डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय सच पर्सन, जो कोर्ट के सामने है जिस पर डोरी डेथ का आरोप है। यहां पर रोहन है, रोहन की मम्मी पापा है। बट अगेन डेफिनेशन का आप ध्यान रखेंगे, ये कब तक माना जाएगा? shall presume तो है, लेकिन रिबटेबल है। अगर एक्यूज, जब ये बर्डन अब इसमें शिफ्ट हो गया एक्यूज के ऊपर, और बर्डन अगर शिफ्ट होते ही एक्यूज अगर वो ले आया एविडेंस कि नहीं ये डोरी डेथ नहीं है, देन अब कोर्ट कह सकती है कि भाई अब आप प्रूव करो कि डोरी डेथ है। देखिए ये एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं हम, यहां पर डोरी डेथ की प्रिजम्पशन की बात हो रही है। एक्चुअल में डोरी डेथ का ऑफेंस कहां है? भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 80 में। तो वो सेक्शन 80 भी पढ़नी पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि देखिए यहां लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डोरी डेथ shall have the same meaning as in section 80 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता। तो जहां यहां पर जो डोरी डेथ वर्ड यूज हुआ, उसका मीनिंग आप मीनिंग तो वहीं से लेंगे 80 भारतीय न्याय संहिता से। बट प्रूव क्या क्या करना पड़ेगा? हवा में नहीं है कि सीधे सीधे 7 साल के अंदर अंदर डेथ हो गई तो अब आप डोरी डेथ मान लो, नहीं। तो देखिए यहां पर क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। 117 के साथ में भी कंपैरिजन आप साथ साथ करते रहिए। पहली बात तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई एक तो सुसाइड कमिट किया है उस मैरिड लेडी ने, और वो जो सुसाइड कमिट किया गया था उसके सून बिफोर द डेथ, तुरंत पहले, ऐसी मृत्यु से पहले ऐसी वुमेन पर अत्याचार किया गया था, क्रुएल्टी की गई थी, हरासमेंट किया गया था। दूसरी बात ये प्रूव करनी पड़ेगी हरासमेंट किया गया था और मृत्यु से तुरंत पहले किया गया था। तुरंत पहले के लिए कोई पैमाना नहीं है, केस टू केस डिफर करेगा कि कितने दिन पहले तक को सून बिफोर द डेथ माना जा सकता है। और अगली बात प्रूव करनी पड़ेगी कि वो क्रुएल्टी और हरासमेंट उसी व्यक्ति ने किया जिसके ऊपर डोरी डेथ का आरोप है। ऐसा नहीं कि हरासमेंट और क्रुएल्टी किसी और ने करी थी और आरोप लगा दिया हस्बैंड के ऊपर, तो नहीं, जिस पर आरोप है उसी व्यक्ति ने क्रुएल्टी की थी, सून बिफोर द डेथ की थी। लेकिन आप ध्यान रखना 117 बीएसए में क्या था कि वहां पर एक फैक्ट और प्रूव करना था कि जो सुसाइड कमिट किया है वो शादी के 7 साल के अंदर अंदर किया था। प्रिजम्पशन को चालू करने के लिए, मे प्रिज्यूम को पिक्चर में लाने के लिए प्रूव करना है, ये ध्यान रखना आप। जो 306 आईपीसी है या 108 बीएनएस है, उसके अंदर कभी भी 7 साल से पहले पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 7 साल के अंदर अंदर ही अगर सुसाइड करेगी मैरिड वुमेन तभी तभी अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड लगाया जा सकता है। नहीं, 306 के लिए या 108 के लिए नहीं है, प्रिजम्पशन को चालू करने के लिए, प्रिज्यूम करने के लिए 7 साल के अंदर अंदर प्रूव करना पड़ेगा कि मैरिज को अभी 7 साल नहीं हुए थे। दूसरी तरफ जहां डोरी डेथ की बात आती है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में 7 साल के अंदर अंदर डेथ हुई हो तो ही डोरी डेथ हो सकती है। लेकिन जब डोरी डेथ की प्रिजम्पशन की बात आएगी, सेल्फ प्रिज्यूम की बात आएगी, तो वहां 7 साल प्रूव करना मैंडेटरी नहीं है कि शादी को अभी तक 7 साल नहीं हुए, तो वो 80 की वो है इंग्रेडिएंट है। इसको प्रिज्यूम करने के लिए कि ये डोरी डेथ थी, वहां तो केवल दो बातें प्रूव करनी है कि एक तो जो सुसाइड किया लेडी ने, इस लेडी पर सुसाइड करने से जस्ट पहले क्रुएल्टी की गई थी और वो क्रुएल्टी डिमांड फॉर डोरी के लिए थी, दहेज की मांग के लिए थी। ये दो बातें जैसे ही प्रूव हो जाएंगी,
तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति ने डोरी डेथ की है। और डोरी की डेफिनेशन कहां मिलेगी? देखिए, डोरी डेथ की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन डोरी की डेफिनेशन कहां मिलेगी? वो डोरी प्रोविजन एक्ट में। तो थोड़ा थोड़ा कनेक्शन है, कंफ्यूजिंग होती है ये चीजें, बट आप एक दो बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेल्फ प्रिज्यूम, ये उम्मीद करता हूं कि सेल्फ प्रिज्यूम आपको यहां हमारी स्टोरी में क्या हुआ है अब अपनी स्टोरी से अंदाजा लगा लीजिए कि 7 साल से एक इंग्रेडिएंट है, ये डोरी डेथ के लिए एक इंग्रेडिएंट है, नॉट कि सेल्फ प्रिज्यूम को पिक्चर में लाने के लिए कंडीशन है। अभी तक 7 साल नहीं हुए थे तो 80 बीएनएस का एक इंग्रेडिएंट हो गया, बट 118 से इसका कोई लेना देना नहीं है। 117 से है, लेकिन 117 वाले में जो सेक्शन 100 जो सेक्शन 85 बीएनएस या 498 ए है, वहां पर एक ये 7 साल का कोई लेना देना नहीं है, बट प्रिजम्पशन में है। और इस प्रिजम्पशन में 7 साल का कोई लेना देना नहीं है डोरी डेथ की, बट डोरी डेथ की डेफिनेशन में है। समझने की कोशिश करना, याद रखने की कोशिश करना है इस बात को। तो हमारे एग्जाम्पल में भैया सून बिफोर डेथ इस लेडी पर क्रूएल्टी हुई थी और डिमांड डोरी की ही हो रही थी। जो क्रूएल्टी की जा रही थी उसमें डिमांड थी डोरी की और डोरी से रिलेटेड ही क्रूएल्टी थी। तो अब कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि हाँ ये डोरी डेथ है और 80 बीएनएस का ऑफेंस कमिट कर दिया है हस्बैंड ने एंड हस्बैंड के रिलेटिव्स ने, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक वो डिस्प्रूव नहीं कर देंगे। इट मींस अ बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर शिफ्ट हो गया कि उन्होंने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है। अब बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की। तो कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी। देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ को मैं दूसरी वीडियो में बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी स्टोरी के साथ बताऊंगा, तो आप इस स्टोरी को ध्यान रखिए। कल फिर मैं कंक्लूसिव प्रूफ के साथ दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर हूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी तो मैं प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बहुत कुछ बातें करेंगे, बट आपको बेसिक बात ये याद रखनी है कि ये तरीके हैं किन तरीकों से कि इन तरीकों से किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। तो अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूसिव प्रूफ के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।